जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ब्राह्मण साम्राज्य पर आधारित है। मगध पर जिन राजवंशों ने शासन किया उसमें अब तक हम लोग मौर्य वंश तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद शुंग राजवंश की स्थापना होती है। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में हत्या करके की थी। दोस्तों, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ थे उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा बनाया था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, यवनों का आक्रमण। यवनों ने पुष्यमित्र के शासनकाल में आक्रमण शुरू कर दिया था। इसका उल्लेख पतंजलि के द्वारा किया गया है। पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। पतंजलि की संबंधित दो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि महाभाष्य की रचना पतंजलि द्वारा हुई थी और योग दर्शन का प्रतिपादन भी पतंजलि ने किया था। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग के लिए कराए थे, इसको भी याद रखिएगा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। भरूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कालिदास ने भी अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में वसुदेव का यवनों के साथ युद्ध का जिक्र किया है। मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम संबंध और विवाह पर आधारित है। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। 8 वर्षों तक शासन करने के बाद 140 ईसा पूर्व के पास उसका पुत्र ज्येष्ठ मित्र शासक बना था। दोस्तों, ये मैंने शुंग वंश के जो शासक हुए उनकी सूची तैयार कर दी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या कर्ण वंश के का जो संस्थापक था वासुदेव, उसने करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश बहुत लंबा नहीं था, बहुत ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन नहीं किया था। इसे एक आध ही क्वेश्चन कभी कभार पूछता है। कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, जिसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश ने वैदिक धर्म और संस्कृति की संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे जारी रखा था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ, जो कि अत्यंत दुर्बल और अयोग्य था। इसलिए मगध का क्षेत्र संकुचित होने लगा और यह वर्तमान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो गया था। और बहुत सारे प्रांत थे जिन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कुछ समय पश्चात कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा और उसके पुत्र की हत्या हो जाती है और सिमुक जो है सातवाहन राजवंश की स्थापना करता है। सातवाहन वंश दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान बनी थी। प्रतिष्ठान की बात करें दोस्तों तो प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, उस समय स्थित था, और यह वर्तमान औरंगाबाद जिले जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उस क्षेत्र पर स्थित था। सातवाहन राजवंश में सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख शासक हुए थे। सातवाहन साम्राज्य की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ हुए थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। ये कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जैसे हाल और गुणाढ़ सातवाहन शासकों के समकालीन थे और हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की और गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की थी। इसी काल में अमरावती कला का विकास हुआ था। अमरावती कला जो है जैन मंदिर शैली से संबंधित है। सातवाहन राजवंश के समय मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि राजाओं के जो नाम है उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र। परंतु सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हमेशा पुत्र ही होता था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने शुरू किया था। इसका सर्वप्रथम प्राचीन जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने का उल्लेख
किया गया है। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन शासक सिक्का ढालने के लिए जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के बनाए थे या सिक्के की मुद्रा का प्रचलन किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन कार्य के लिए गौलमिक नामक एक पदाधिकारी होता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन शासकों के द्वारा अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसी के समय कार्ले चैत्यगृह अथवा कार्ले गुफाओं का भी निर्माण हुआ था और जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे और मुंबई के मध्य एक नगर करला में स्थित है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राजवंश ने उत्तर और दक्षिण में पुल की तरह काम किया था। दोस्तों, सातवाहन वंश के बाद में चेदी राजवंश का उदय होता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग भारत के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में यह उदित हुआ। संभवतः महामेघवाहन कलिंग पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी राजवंश की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि महामेघवाहन ने शायद चेदी वंश की स्थापना की थी और इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है। हाथी गुम्फा शिलालेख बहुत ही प्रसिद्ध है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल हुआ था। इसी ने हाथी गुम्फा शिलालेख का निर्माण करवाया था। दोस्तों, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने 4 वंशों शुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उसको चर्चा की। इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है दोस्तों। इससे इन वंशों से 1-1, 2-2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।